नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। तो दोस्तों, भारत में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक निबंध लिखे हैं और इसके बारे में बताया है। उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के विषय पर चिंता जताते हुए उन्होंने श्रम विभाजन के आधार पर कैसे मनुष्य एक जाति के भाग में बढ़ जाता है, जिसका दुख वह जाति भोगता है और हिंदू समाज में उसे ऊंच नीच बरकरार दिया जाता है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति जो जाति के आधार में बढ़ जाता है वह कितना उसे दुख होता है, कितने उसे समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो चलिए हम लोग पाठ के कुछ सारांश के बारे में जान लेते हैं, संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। उसके बाद इस पाठ का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वह कहते हैं कि इस युग में यह एक विडंबना की बात है, अर्थात विडंबना का अर्थ होता है उपहास, मजाक। विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद का समर्थक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अर्थात जो जातिवाद को मानते हैं, जो यह मानते हैं कि समाज में, देश में जातिवाद होना एक अच्छी बात है, इसका आधार वे लोग यह बताते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता का होना, कार्यकुशलता के लिए वे कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है। क्या कहने का तात्पर्य है कि यह जो समाज है यह अच्छा हो, इसके लिए हर व्यक्ति को अलग अलग काम करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक मनुष्य अलग अलग कार्य नहीं करेंगे तो समाज का विकास कैसे हो। इसलिए श्रम विभाजन एक अच्छा विभाजन है और इसका पूरक है जाति प्रथा। अर्थात श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक दूसरे के समान है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन लेखक इस पर आपत्ति हैं। वे कहते हैं कि ठीक है कि आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन का होना आवश्यक है, लेकिन इसके आधार पर तो जातियों को भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जाति भी बढ़ जाता है और जाति बढ़ जाता है जो कि समाज में एक दूसरे के ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है, छुआछूत का मान मर्यादा को सीमा में रखना पड़ता है। इसलिए यह स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है और स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है तो कोई भी समाज सभ्य कैसे हो सकता है? जरा आप ही बताइए, अगर आपको कोई पुस्तक पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में अगर न मन लगे, आपको जबरदस्ती कहा जाए कि आपको पढ़ना है, तो क्या आप उस इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि आपका दिल और दिमाग वहां पर नहीं लगता, आप उसे नहीं चाहते। लेकिन उसी में आपका कोई ऐसा विषय होगा जो रुचिदार होगा, पसंददायक होगा, तो उसे आप दिल दिमाग से कीजिएगा तो वह क्या होगा, उसके बारे में आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां मिलेगी। लेकिन जिस विषय में आपको मन नहीं लगता है उससे जबरदस्ती कराएगा तो उसमें आप अच्छा से भी नहीं कर पाइएगा, कितना भी प्रयास कीजिएगा आपका मन ही नहीं लगेगा। तो इस प्रकार जब व्यक्ति को किसी कार्य में मन न लगे तो वह कार्य कैसे अच्छा होगा, कैसे कुशल होगा, और जब कुशल नहीं होगा तो सभ्य समाज में कार्य कुशल कैसे हो सकता है? सभ्य समाज में कार्य कुशल कैसे हो सकता है? इस पर लेखक यह बता रहे हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में जो है श्रम विभाजन का निर्धारण मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता,
बल्कि उसके पेशा पर आधारित होता है, उसके जाति पर आधारित होता है। क्योंकि कि व्यक्ति का पेशा निर्धारण वह व्यक्ति खुद नहीं करता, वह व्यक्ति खुद नहीं करता, बल्कि यहाँ की समाज, सभ्य समाज क्या करता है, माँ के गर्भ में ही उस व्यक्ति का श्रम कार्य को निर्धारित कर देता है कि यह व्यक्ति इस जाति का है तो इसको यही कार्य करना होगा। और वह व्यक्ति जो पैदा ही नहीं हुआ है, उसका मन किस विषय में, किस क्षेत्र में लगता है, उससे हम अगर उसे जाति के आधार पर बांट देते हैं तो वह व्यक्ति क्या अच्छा कर पाएगा भविष्य में? नहीं कर पाएगा। क्या अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर अच्छा नहीं कर पाएगा तो वह सभ्य समाज कैसे होगा, वह कार्य कुशल कैसे कर सके, किसी कार्य में कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। और इतना ही नहीं, श्रम विभाजन तो करता ही है, एक हिंदू धर्म की यह भी विशेषता है कि वह श्रम विभाजन करते करते वह यानी कि व्यक्ति को अपनी पेशा चुनने की अनुमति न देकर उसे एक ऊंच नीच कैटेगरी में रख देता है और क्या करता है, उसे छुआछूत समाज में की भावना उसमें समाज में दिखा देता है। छुआछूत की भावना समाज को क्या करता है कि एक सीमा में बांध देता है कि यह इस जाति का है, इसलिए इसे हम नीच है या छुआ जाएंगे, ऐसी भावना रखते हैं। दूसरी स्थिति यह है, लेखक की यह आपत्ति हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यह लेखक कह रहा है, अपने मंतव्य दे रहा है कि ऐसी स्थिति होती है। दूसरी बात, कभी कभी होता है कि किसी कार्य कर रहे हैं, वह कार्य संयोग से क्या होता है कि मशीन करने लगे उस कार्य को, उसकी आवश्यकता मनुष्य के न हो, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, दूसरा कार्य वह कर नहीं सकता है। उस कार्य को जिस कार्य को कर रहा है, उस कार्य से जो प्रतिफल है, जो सामान्य बनती है, उसे मनुष्य खरीद नहीं सकता, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वह मरने के सिवा दूसरा क्या रास्ता रह जाएगा। दूसरा कार्य उसे करने नहीं दिया जाए और जो कार्य वह कर रहा है उसे कोई खरीद नहीं रहा है, कोई चीज पसंद नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वह मर ही सकता है। तो यह क्या हो रहा है, यहाँ पर जो श्रम विभाजन है लेखक के अनुसार वह अस्वाभाविक है, मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है। वही व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने मन से, अपने रुचि से, चाहे बड़ा आदमी होता है लेकिन नाई का काम करता है, तो उसे जो नाई का काम करता है वह रुचि से करेगा। लेकिन कोई ऐसा होता है तो छोटा से छोटा व्यक्ति भी अच्छे कार्य को करना, सब तो अच्छा ही है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग ख्वाहिश होती है, अलग अलग चॉइस होती है और अलग अलग कार्य उसका पसंद आता है। यह लेखक कह रहे हैं और लास्ट में उन्होंने कहे हैं कि मेरे अनुसार यदि हमें सभ्य समाज पूछे हमसे, तो मैं यह कहूंगा कि आदर्श समाज ऐसा होगा जो भ्रातृत्व, भाईचारा और एक दूसरे का प्रेम भरा होगा, जो कि आदर्श समाज की रचना कर सकता है। ठीक है कि काम करे व्यक्ति, लेकिन एक दूसरे से हम जो छुआछूत की भावना है वह ना हो, और व्यक्ति कोई कार्य करे उसे आजादी हो अर्थात स्वतंत्रता हो, तो वह व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है, समाज के लिए अच्छा कुछ बनाकर दिखा सकता है। उसके बाद सच्चा लोकतंत्र का पर्याय दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का ही दूसरा रूप है। इसलिए वह कहते हैं कि अगर एक दूसरे से भ्रातृत्व बनाकर रखे, दूध पानी के मिश्रण की तरह अगर रखे, किसी को हीन भाव से न देखे, तो वह समाज हमारा अच्छा होगा। और इसमें सभ्य समाज का जो लोग है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, क्या दिक्कतें हो सकती है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। यही बात वह यहाँ बताने का प्रयास किए हैं। वे गरीब व्यक्तियों की भावनाओं के यहाँ रखने का प्रयास किया है।
तो चलिए दोस्तों, आपका यह इस पाठ का अर्थात श्रम विभाजन जाति प्रथा के पाठ का संक्षिप्त परिचय था। अब आते हैं हम लोग लेखक के जीवनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसे हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका जन्म स्थान कहाँ है? महू नामक एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु दिल्ली में 1956 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर का महीना था, 1956 ईस्वी में हुआ था। इन्हें संविधान का जनक और निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान की रचना करने में इनकी अहम भूमिका थी और यह जो थे अस्थायी यानी कि जो संविधान सभा का अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें इसके जनक कहा जाता है भारतीय संविधान का। इनकी प्रमुख कृतियां कुछ हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुधा एंड हिज दामा, द कास्टर्स इन इंडिया, देयर मैगनीज, हु आर दे, हु आर सुधराज। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। यह ध्यान रखिएगा कि इनकी प्रमुख कृतियां जितने भी हैं यह सभी अंग्रेजी में हैं। किसमें है? अंग्रेजी में है। इससे भी आप पता लगा लीजिएगा। देखिएगा इसकी जितनी भी कृतियां हैं सभी अंग्रेजियों में ही लिखा गया है। और इस पाठ, यह जो पाठ है श्रम विभाजन जाति प्रथा, यह लिया गया कहाँ से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको कहीं भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लिया कहाँ से गया है? तो यह लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण ललैस यादव ने किया है। कौन? ललैस यादव ने हिंदी रूपांतरण किया है। अब आइए इस पाठ की जो विधा है, निबंध है। क्या है? निबंध है। पाठ की विधा निबंध है। अब आइए इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं और अगले वीडियो में इसका जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव होंगे मैं आपको इस बोर्ड पर बताने के साथ साथ इसे समझा भी दूंगा। चलिए तो हम देखते हैं इसका जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? पहला है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जातीय उत्थान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही होगा कार्य कुशलता के लिए। क्या सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, कार्य कुशलता के लिए। दूसरा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो यहाँ सही होगा मध्य प्रदेश। क्या सही होगा? मध्य प्रदेश। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के भाषण का हिंदी रूपांतरण है। कौन सा है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैगनीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुधा एंड हिज धम्मा, बुधा एंड हिज धम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसकी अनुमति नहीं देती है? हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसकी अनुमति नहीं देती है? आपसी संबंध की, पेशा चुनने की, जाति पेशा परिवर्तन करने की, परंपरा उल्लंघन करने की। तो यहाँ सही होगा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा?
स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही होगा, माफ कीजिएगा, इनमें से सभी। तो यहाँ सही होगा इनमें से सभी। भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक और प्रेरक व्यक्ति थे कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले और इनमें सभी। तो यहाँ सही होगा इनमें सभी। यह तीनों व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी यानी कि प्रेरक थे, जो कि इनसे प्रेरणा लेकर यह अपने आगे बढ़ने की में बहुत ही योगदान दिए हैं। चलिए उसके बाद है भीमराव अंबेडकर के निबंध का शीर्षक है, उन्होंने जो निबंध लिखे हैं उसका नाम क्या है? नागरी लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत, बहादुर। तो यहाँ सही होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ की विधा क्या है? निबंध है, या ध्यान रखिएगा। किसने श्रम विभाजन को विभाजित किया है? संविधान, सभ्य समाज, सरकार, धर्म ने। तो यहाँ सही होगा सभ्य समाज ने। किसने? सभ्य समाज ने। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ नए जोश और नए उत्साह के साथ। जय हिंद।